हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती आई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भर्ती निकल कर आई है। इसका नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हो गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या भर्ती है, ये है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, भृत्य के लिए, चौकीदार के लिए, स्वीपर के लिए। टोटल पोस्ट जो है 880 पोस्ट के लिए भर्ती आई है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन कब और कैसे करना है, आयु सीमा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा सभी प्रकार की भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, विज्ञापन में क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक का पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए टोटल जो है 430 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लिए जो योग्यता है दोस्तों वो 10th क्लास है। ठीक है, 10th यानी 10वीं क्लास इसके लिए योग्यता है। और उसके बाद जो है उसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो पोस्ट है भृत्य का है, ठीक है, चौकीदार का है, स्वीपर का है। तो भृत्य का जो पोस्ट है दोस्तों ये है 210 पोस्ट, और चौकीदार का जो पोस्ट है ये भी 210 पोस्ट है, और स्वीपर का जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट है। टोटल को अगर करते हैं, ये जो 430 पोस्ट है ये प्रयोगशाला परिचारक का, ठीक है, और ये टोटल भृत्य और चौकीदार और स्वीपर को टोटल करते हैं तो 880 टोटल पोस्ट है दोस्तों। 880 पोस्ट बहुत होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो 880 पोस्ट में एक पोस्ट आपका हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, वेतनमान जो है इसका इसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला जो परिचारक है इसका जो पोस्ट का श्रेणी है, श्रेणी जो है चतुर्थ श्रेणी का है। ठीक है दोस्तों, तो सेवा का जो श्रेणी है चतुर्थ श्रेणी है। वेतनमान जो है इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 3 का है ये पोस्ट, और इसमें 18,000 से 56,900 इसका जो मैट्रिक लेवल 3 जो है वेतनमान वो है। और भृत्य का जो है वो सेवा श्रेणी जो है ये भी चतुर्थ श्रेणी का जॉब है, और वेतनमान जो है वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 है इसका, और 15,600 से 49,400 इसका मैट्रिक लेवल जो है 1। चौकीदार का है जो ये भी सेवा का जो श्रेणी है चतुर्थ श्रेणी का जॉब है, और वेतनमान है इसका वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 है इसका भी, और 15,600 से 49,400 तक इसका जो मैट्रिक लेवल 1 है इसका वो है वेतन। और स्वीपर जो है स्वीपर का जो सेवा श्रेणी है ये भी चतुर्थ श्रेणी का जॉब है। वेतनमान जो है इसका वेतन मैट्रिक लेवल 1 है इसका भी, और 15,600 से 49,400 इसका जो मैट्रिक लेवल 1 का ये वेतनमान है। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसको देखते हैं हम। इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो परीक्षा अवधि जो दिया है, तो चयनित अभ्यर्थियों को की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में होगी। यानी 3 वर्ष का जो होगा आपका, ये 3 वर्ष का आपका परीक्षा अवधि होता है। परीक्षा अवधि मतलब आप जो है इस पूरी तरह से स्थायी नहीं होते हैं जॉब में। यानी कि आप जॉब में तो रहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, लेकिन आप 3 वर्ष की परीक्षा में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पूरी तरह से स्थायी न हो जाता है। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप पूरी तरह से स्थायी हो गए। अगर आपका इस बीच में शासन को अगर दिख रहा है कि आपके काम में लापरवाही है तो आपको इसमें जो है सस्पेंड कर सकते हैं, आपको बैठा सकते हैं। ये होता है 3 वर्ष का जो परीक्षा अवधि। तो अब आगे देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से हाई स्कूल यानी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी 10+2 जो लिखा है यानी 10वीं है। ठीक है दोस्तों, यानी 10वीं, इसको ध्यान रखिएगा।
और भृत्य के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 5वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 5वीं जो है इसके लिए 5 क्लास होने चाहिए, 5वीं। ठीक है दोस्तों, तो प्यून के लिए हो गया 5वीं। और फिर उसके बाद है हमारा चौकीदार। चौकीदार के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 5वीं क्लास की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और स्वीपर के लिए है किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 5वीं क्लास की परीक्षा। तो ये तीनों जो पोस्ट है दोस्तों, ये तीनों एक ही कैटेगरी की में मतलब इनको रखा गया है। भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इनको क्या है एक संयुक्त रूप से इनको रखा गया है। इसका एग्ज़ाम जो होगा अलग होगा, अलग पैटर्न पे होगा, इनका क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा। और ये जो प्रयोगशाला परिचारक है इसका एग्ज़ाम अलग से होगा, इसका क्वेश्चन का पेपर अलग होगा, इसका पेपर का लेवल अलग होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या आपका योग्यता इसमें आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब देखते हैं आयु सीमा। देखिए दोस्तों, आयु सीमा में जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों की आयु सीमा जो है दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष और कम से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के निम्नानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी। यानी कि जो है ST, SC, OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु में छूट मिलती है। तो उसको बताया जा रहा है कि आयु में कितना छूट रहेगी। तो इसमें ये 2.1 जो है 2.1 इसमें बताया गया है कि आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। जो ST, SC, OBC कैंडिडेट हैं उनको आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। और जो महिला हैं तो उनको लिए बताया जा रहा है कि केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब 2.3 जो है उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यागता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु की सीमा जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो ये हो गया आयु सीमा में छूट दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं। महत्वपूर्ण टिप को देखते हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण टिप क्या है इसमें हम देखते हैं, सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो छूट है, जैसे 40 वर्ष आयु की सीमा है अधिकतम, लेकिन आपको जो 5 वर्ष का छूट मिल रहा है तो 45 साल यानी 45 वर्ष से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में बताया जा रहा है कि आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी। यानी बोला जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको ही केवल आयु में छूट होगी। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2023 के डेट पर आयु की गणना की जाएगी। उस दिन आपका आयु जो है कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। चौथा नंबर में बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति में से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। यानी बोला जा रहा है कि आप देख लें कि आपके पास योग्यता है या नहीं। अगर आपके पास योग्यता है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें। परीक्षा में सम्मिलित, यहाँ एक चीज़ और बोला जा रहा है कि परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया जाए। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की
के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिए निरस्त कर उसकी अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि आपको परीक्षा में बैठाने का ये मतलब नहीं है कि आप योग्य हो गए हैं। आपका अगर किसी तरह का अयोग्य मतलब आप अयोग्य के लिए किसी प्रकार का आपका पाया जाता है तो आपको बिना सूचना दिए आपकी जो अभ्यर्थता है उसको समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए आपको कोई सूचना नहीं दिया जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। जो कि दोस्तों जाति प्रमाण पत्र ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र हेतु कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं की अंक सूची, जन्म तिथि हेतु अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे, आधारित कर लेना अनिवार्य है। यानी बोला जा रहा है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपके पास ये जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि प्यून के लिए, चौकीदार के लिए, स्वीपर के लिए 5वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपके नहीं होगा तो आप आवेदन कर ही नहीं सकते। और अगर आप जो प्रयोगशाला परिचारक का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं कक्षा का आपका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आयु जो होगा, आयु का संदर्भ में आपका जो है अलग से कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आपका जो है 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का ही जो सर्टिफिकेट है उसी को माना जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया जा रहा है। पहला नंबर दिया जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ST SC और OBC 3 को जो है आरक्षण मिलता है, आप तो जान रहे होंगे। तो ST SC जो है इनको तो जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, लेकिन OBC जो कैटेगरी वाले होते हैं, पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी, इनको जाति और आय ये दोनों के आधार पर ही आरक्षण मिलता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब आय मतलब यानी कि जो इनकम होता है उसका, तो जाति और आय दोनों जरूरी होता है। तो आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा के और आय प्रमाण पत्र के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, ये भी होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं। दूसरा नंबर में बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो बोल रहे हैं ये महिलाओं के लिए है। जो महिला अगर शादीशुदा हो गई हैं, ठीक है दोस्तों, तो शादीशुदा हो गई हैं तो वो अपने पति के नाम से प्रमाण पत्र जो होगा जाति प्रमाण पत्र उसको नहीं बनवाना है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जाति उसके माता पिता के आधार पर होता है, ना कि पति के आधार पर। इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के नाम से बनवाएंगे। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने मायके चले जाएंगे, महिलाओं के लिए है ये खासकर, आप अपने मायके चले जाएंगे, अपने पापा के पास जाकर अपने जो भी कागज पत्र हैं उसको दिखाकर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और आपका ये आपके मायके से होना चाहिए, यानी पिता के घर से, और पिता के आधार पे होना चाहिए, वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दे है। गैर क्रीमी लेयर यानी दोस्तों मैं पहले भी बता चुका कि जो होता है इनकम के आधार पर जो होता है OBC को आरक्षण मिलता है। तो गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, यही चीज़ को बताया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष यानी 21-22 यानी 2021-22, 2020-21 तथा 2019-20 के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित है।
यानी कि इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि जो आय प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनता है, ओबीसी के लिए केवल ना दोस्तों ये। तो ओबीसी को वही प्रमाण पत्र मान्य होगा जो 2021 और 22, 2020, ठीक है, 21-22, 2020-21 तथा 2019-20 के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो, यानी आय इनकम पर आधारित हो। तो आप लोग जानते हैं कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र सबसे पहले बनता है। आय प्रमाण पत्र बनता है, ये ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय प्रमाण पत्र सबसे पहले बनवाना पड़ता है और आय प्रमाण पत्र बनाने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो ये बोला जा रहा है कि 2021-22 और 2020-21 और 19-20 के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र आय पर आधारित हो, तो ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जो लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है ये दोस्तों अभी थोड़ा सा इसमें वो है, क्योंकि लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र दोस्तों मान लीजिए पहले का भी जो जाति प्रमाण पत्र अगर बना लिए हैं ओबीसी का स्थायी वाला, तो वो भी मान्य होना चाहिए। हाँ ये है कि नया आप आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। आप अभी जो लेटेस्ट में अभी भर्ती आप निकला है, तो अभी का आप ओबीसी हैं कैंडिडेट, तो आप आय प्रमाण पत्र अवश्य बना लें, तो आपका इसमें ये काम कर जाएगा। 8वां नंबर दोस्तों है ये नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी जो जॉब में है तो वो अपने जो विभाग है वहाँ से जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बोला जा रहा है कि आप जहाँ जॉब में है आप वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा लें। ये उनके लिए है दोस्तों जो जॉब में है। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर अनापत्ति जो प्रमाण पत्र है, ठीक है दोस्तों, अगर नहीं बनवा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो ले लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन परंतु परीक्षा पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किए जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है, तो इसके लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे बोला जा रहा है ये जो जॉब में है दोस्तों उनके लिए है कि अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आप तो अभी परीक्षा दे लेंगे, मेरिट में अगर आ जाते हैं और मेरिट में जब सिलेक्शन जब प्रोसेस होता है तो आप अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपका यहाँ पर जो है आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसीलिए आप अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप जहाँ जॉब में हैं वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा लें। ये 9वां नंबर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें हैं जो नियम 1961 के नियम 06 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी। इसमें बताया जा रहा है क्या है कि कोई भी, पहला नंबर है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। यानी ये बताया जा रहा है कि जो भी पुरुष हैं उनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, ठीक है, और जो महिला हैं वो ऐसे पुरुष से विवाह किए हैं जिनके पहले से ही पत्नी है, वो इस मतलब नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के परिवर्तनीय से छूट दे सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा आपका कंडीशन हो गया है कि ऐसे कंडीशन में आप शादी किए हैं, बहुत विकट जैसे कंडीशन हो जाता है कभी कभी, तो आपको इस नियम से छूट दिया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर बताया जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, ठीक है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये लिखा हुआ बात है, इसको आप देखिएगा कि सिद्ध दोष जो है ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी जो
व्यक्ति है उसने किसी महिला के विरुद्ध मतलब कोई मतलब अत्याचार या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा चाहे कुछ भी महिला से अगर वो किया है, यानी उनके आपत्तिजनक चाहे कुछ भी, अगर ये सिद्ध होता है, ठीक है, अगर उस पे सिद्ध हो गया, नहीं एफआईआर हो के अगर दोषी ठहरा दिया गया, तो यह जो है नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं होगा, ठीक है। परंतु जहाँ तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, अगर मामला लंबित है, चल रहा है, तो नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रहेगा। यानी कि जो मामला अगर चल रहा है कोर्ट में, कोर्स जो है चल रहा है आपका मामला, तो आपका जो नियुक्ति है वो लंबित रहेगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर बताया जा रहा है, कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं है। यानी जो शादी के लिए, ठीक है, विवाह के लिए उम्र होता है, उस उम्र से आपने पहले जैसे कर लिया शादी, ठीक है ना, जैसे कि लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष, उससे अगर पहले कर लिए हैं तो आप इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये हो गया। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। तो आगे आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम देखते हैं। तो विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, केवल ऑनलाइन आपका जो है आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन आपको नहीं करना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि डाक के माध्यम से जो है आपको आवेदन पत्र भेजना है, वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मार्गदर्शी निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां की जाए। यानी कि आप जो बोला जा रहा है कि ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो किसी तरह की गलती ना करें, ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल सतर्कता से फॉर्म को अप्लाई करें। तीसरा नंबर बोला जा रहा है कि भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन पत्र भरना होगा एवं उक्त आवेदन पत्र में पदों के लिए स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा। यानी बोला जा रहा है कि ये जो पद हैं भृत्य का यानी प्यून का, चौकीदार का, स्वीपर का, ये तीनों को एक संयुक्त रूप से जोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए एक ही फॉर्म भरना है और जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको क्या है, प्रेफरेंस चुनना पड़ेगा। प्रेफरेंस का मतलब जैसे कि उदाहरण में ये बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर तीनों पदों के लिए आवेदन किया जाता है, तो तीनों पदों के सामने चयन हेतु इच्छुक पद हो का चयन करना होगा। इसके लिए उपरोक्त सभी चयनित पदों का वरीयता क्रम 1, 2, 3 का चयन करना होगा। नहीं बताया जा रहा है वही चीज़ मैं जो आपको पहले बताया कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता, कि आपको किसको चाहिए पहले। यानी कि आप प्यून, भृत्य यानी प्यून, दूसरा चौकीदार और तीसरा स्वीपर, यानी आप जो पहले नंबर पर रखते हैं तो आपको पहला उस जॉब को प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब पहले आप उस जॉब को को पा सकेंगे। यानी कि आप अगर चौकीदार को पहले रखते हैं तो आपको पहले जॉब चौकीदार का दिया जाएगा, ना कि भृत्य का, ठीक है दोस्तों। अगर भृत्य का आप यानी प्यून का पहले रखते हैं तो प्यून का दिया जाएगा। चौथा नंबर में बताया जा रहा है प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। यानी प्रयोगशाला परिचारक का जो पोस्ट है उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बताया जा रहा है कि 5वां नंबर की कंडिका 2, 3 के पदों हेतु पृथक से आवेदन पत्र जो है विभाग की वेबसाइट पर, क्या है विभाग का वेबसाइट हायर एजुकेशनल .cg गवर्नमेंट पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से, यानी कि 12 अक्टूबर यानी दोस्तों आज से ही आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है मध्य से, और 10 नवंबर 2023 को, यानी कि 10 नवंबर यानी 1 महीना तक आपका ये फॉर्म भराएगा। रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 11/11/2023 से 15/11/2023 को शाम 5 बजे तक त्रुटि सुधार, यानी कोई गलती हो गया तो उसको आप सुधार सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो
तो ये आपका इसमें बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका जो वेबसाइट है www.highereducational.cg.government.in पर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 12 अक्टूबर यानी आज के डेट से 10 नवंबर 2023 तक, ठीक है दोस्तों, रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से भर सकते हैं। अब जो चयन प्रक्रिया है इसके लिए दोस्तों अलग से इसमें विभाग जो है उसको दिया है। तो चयन हेतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण विशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है। इसका जो है अलग से इन्होंने वो बनाया है, ठीक है, PDF, और उसके माध्यम से बताया है। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ और सिलेबस का जो वीडियो है उसको मैं जल्द से जल्द बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसी तरह से भर्ती की पल पल की अपडेट मिलते रहेगी और जो भी पूछना है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।